ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम जानेंगे। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है। देखो अगर कोई भी हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है, जैसे कि हम एक जनरल ले लेते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया, तो ये एक बहुत कॉमन एक रिएक्शन है हमारा इक्विलिब्रियम में जो आ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बताता है। वो ये कहता है अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना चाहेगा, ना उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता। मतलब उससे इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो भी इनकी परिस्थितियां हैं कि वे जितनी कंसंट्रेशन इनकी होगी वो उतना ही बनी रहने देगा, जितनी इनकी है वो उतनी ही बनी रहने देगा। हीट अगर ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, कि हीट बाहर निकलती है इसमें, तो अगर निकल रही है तो उतनी ही निकले, उससे ना ज्यादा निकले ना एब्जॉर्ब हो। मतलब सारी कंडीशंस वो ऐसी ही बना ही रखना चाहेगा अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब अगर हम बाहर से कोई ऐसा चेंज करें कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो इक्विलिब्रियम अपने अंदर से कुछ ऐसा चेंज करके तुम्हें तुरंत दिखाएगा कि वो चाहेगा कि उसका इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन हो जाए। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में कि भाई मुझे जैसे इसी डायरेक्शन में चलना है, अब कोई मुझे धक्का देकर इधर कर रहा है तो मैं उसको धक्का देकर हटाऊंगी कि ना मुझे उधर ही चलना है, हट जा तू यहाँ से। तो वो अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करेगा कि दोबारा से उसकी वही कंडीशंस आ जाएं अगर हम उसकी कंडीशन को डिस्टर्ब करते हैं। समझ में आ रही बेटा बात, आ रही है समझ में बात। तो ये हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल होता है कि भाई वो हमेशा उसके ऊपर जो चेंज इम्पोज किया जाता है, मतलब जबरदस्ती उसमें हम चेंज जो करते हैं, वो तुरंत उसका एक बैक रिएक्शन देता है और उससे चेंज को फटाफट से क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। समझ में आई बेटा बात। तो दिस इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो इनको हम तीन अलग अलग कंडीशंस में जानेंगे। सबसे पहले देखो बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि तुम्हें पहले भी बता दी थी मैंने, सिंपल है ये बिल्कुल, और बिल्कुल सिंपल सिंपल इनमें लिखा भी हुआ है जो पॉइंट्स हैं। तो बस एक बार इलॉबरेट कर देती हूँ मैं कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये मान लो 1 मोल है, ये 3 मोल है, मैंने ये 5 मोल कर दिए, तो जो एक्स्ट्रा 2 मोल थे वो इक्विलिब्रियम को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 मोल थे। तो वो एक्स्ट्रा 2 मोल को कैसे खत्म करेगा, भाई उठा के ऐसे बाहर तो फेंक नहीं देगा अपने रिएक्शन मिक्सचर में से, वो क्या करेगा, रिएक्ट करवाएगा उनको। तो अब थोड़ी देर के लिए रिएक्शन बैकवर्ड में चलना बंद हो जाएगा, फॉरवर्ड में चलेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा 2 मोल थे हाइड्रोजन के वो रिएक्ट होकर खत्म हो जाए। समझ में आ रही बेटा बात। तो इसमें हम दो बातें को लिख सकते हैं कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यहाँ ऊपर या पहले ऐसे लिख लेते हैं, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या करेगा, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आई बेटा बात। और अगर हमारा प्रोडक्ट का हो जाए तो बैक हो जाएगा। मान लो प्रोडक्ट्स की हम कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो अब वो एक्स्ट्रा जो अगर मान लो 4 मोल अमोनिया के कर दिए, तो वो एक्स्ट्रा 2 मोल को खत्म कैसे करेगा कि रिएक्शन अब थोड़ी देर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारे अमोनिया है वो खत्म हो जाए। क्लियर बेटा। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, ये सेकंड कंडीशन लिखने की जरूरत तो नहीं है, ऐसे खुद भी अपने आप कोशिश करो, ली चैटलियर का जो भी तुम समझो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, वो तुम्हें ज्यादा काम आएगा। चाहे हिंदी में लिख लो, मैं बताऊं, उसमें तुम्हें कुछ इसका कभी इफेक्ट लिखना नहीं है, उसको रिएक्शन मिलेगा, तुम्हें उस पर अप्लाई करके बताना है, लिखना भी होगा तब भी तुम लिख लोगे। इसमें है ही क्या बेटा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाने से बैकवर्ड में शिफ्ट होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दूं, प्रोडक्ट जितना बन रहा है हटा दूं यहाँ से, तो बताओ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, बताओ, फॉरवर्ड में, है ना। कैसे हुआ फॉरवर्ड में, बताओगे मोनिका। बिल्कुल, हाँ, तो वैसे सिंपल भी सोच सकते हो कि जब हम इसकी बढ़ा रहे थे तो बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा था, तो जब घटाएंगे तो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। एक सिंपल जनरल एक वो रख सकते हो दिमाग में, नहीं तो और भी डीप में समझ भी सकते हो
कि भाई हमने तो ये कम कर दी, तो अब ये दोबारा से अपने 2 मोल ही रखना चाहेगा ना, तो 2 मोल तो कब होंगे, जब ये रिएक्ट करके इन्हें बनाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चलेगा, तभी तो अमोनिया बनेगा ज्यादा। समझ में आ रही बेटा बात? तो अगर अमोनिया बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड में शिफ्ट होगा, अगर हम कम कर देंगे तो फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, साथ में मैं और क्या लिख सकती हूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जिस तरफ हम अगर कम कर देंगे, अगर हम इधर कम कर देंगे तो उसी तरफ चलेगा, बढ़ा देंगे तो दूसरी तरफ चलेगा। समझ में आ रही बेटा बात? क्योंकि मेन बात क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको वो चीज वैसी ही रखनी है। अगर हम उस वैसी चीज को खराब करेंगे तो वो अपनी वैसी चीज को दोबारा से पैदा करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही बेटा बात? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्लियर? सेकंड, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अगर हम इफेक्ट देखें, टेम्परेचर के केस में देखो, यहां जैसे हम सीधा कह देते हैं कि अगर रिएक्टेंट बढ़ा, प्रोडक्ट कम हुआ तो फॉरवर्ड में चला। क्लियर? हम फॉरवर्ड वर्ड लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट बढ़ा, रिएक्टेंट कम हुआ तो बैकवर्ड में चलेगा, ऐसे हम क्लियर कह सकते हैं। समझ में आ रही है ना सबको बात? अब अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर में हम हमेशा हर कंडीशन में फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं कह सकते, वहां पर हम कहेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ठीक है? किस तरीके से, तुम ये बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। क्यों है एक्सोथर्मिक बताओ? क्योंकि डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है। भाई डेल्टा एच नेगेटिव साइन हमारा एक्सोथर्मिक के लिए ही तो होता है ना, ये साइन देखो, याद रखोगे ना, पेपर में भी आया था क्वेश्चन, तो साइन देख लो, क्योंकि वो तुम्हें वैल्यू जरूर गिवन करेगा, कभी भी रिएक्शन होगी वो वैल्यू या साइन गिवन करता है। समझ में आ रही बेटा बात? तो अगर रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा है, एक्सोथर्मिक, तो अंडरस्टूड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि अगर हीट इधर इवॉल्व हो रही है तो इधर हीट पक्का एब्जॉर्ब हो रही है, वो अपने आप होता है, वो दोनों जगह का साइन नहीं लिखेगा, कोई एक देगा, दूसरा उसका अपोजिट होगा। क्लियर बेटा? अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, अब इस चीज को समझो कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहाँ जो भी हीट की वैल्यू है वो बढ़ेगी। मान लो यहाँ पर 393 किलो जूल है, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो वापस उस बढ़ी हुई को खत्म करके 393 ही रखना चाहेगा। अच्छा, कब खत्म होगी बढ़ी हुई? जब रिएक्शन थोड़ी देर उस डायरेक्शन में चले जहां हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना। मान लो कि भाई 300 किलो जूल हीट थी, मैंने इतना हीट करा कि 200 किलो जूल उसकी और बढ़ गई, 500 किलो जूल हो गई। अब उसको 200 किलो जूल को खत्म करना है, कैसे खत्म होगा? उस डायरेक्शन में रिएक्शन चल जाएगा जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो 200 किलो जूल जब तक एब्जॉर्ब होकर खत्म नहीं हो जाएगी तब तक रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ ही चलता रहेगा। समझ में आ रही बेटा बात? तो यहाँ पर हम सिंपल एक जनरल बात क्या कहेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगा। अब किस तरफ एक्सोथर्मिक है और किस तरफ एंडोथर्मिक है ये तुम्हें रिएक्शन को देखकर पहचानना होगा। समझ में आ रही बच्चों बात? ठीक है, जैसे इसमें ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा है, एक्सोथर्मिक, और तो बैकवर्ड में एंडोथर्मिक। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कौन सोच समझ के जवाब दे कि भाई मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, टेम्परेचर मैंने कम कर दिया, तो बताओ रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा इसमें, फॉरवर्ड के बैकवर्ड? डिक्रीज के फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। क्यों हुआ फॉरवर्ड? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सोथर्मिक है। जिस तरफ नेगेटिव साइन है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो अंडरस्टूड है कि फिर इधर एक्सोथर्मिक होता। तो हम पर्टिकुलर फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक लिखेंगे। अब वो तुम्हें पहचानना है कि किस तरफ एक्सोथर्मिक है और किस तरफ एंडोथर्मिक है। क्लियर बेटा? ठीक है, तो अगर हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से तो किस तरफ शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक की तरफ, और डिक्रीज इन, ऐसे ना छोटी छोटी बातों को हमें लिख लेना चाहिए जिससे कि हमें ध्यान रहे। मतलब साइंस को धीरे धीरे तुम्हें इस तरीके से समझने की आदत डालनी कि हमें रटना नहीं है, हमें बहुत सारा याद भी नहीं करना है, हमें जो पॉइंट हमें उस पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं उन सिर्फ उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। 2 पॉइंट याद करने से 4 पेज हो जाते हैं बेटा तुम्हारे बुक के, उसकी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो तो उन 2 लाइन की। समझ में आ रही है? क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल इतना लंबा चौड़ा दे रखा है बुक में, तुम देखोगे हजारों लाखों, हजारों तो खैर मिनट में ज्यादा हो जाएंगे,
मतलब काफी सारे एग्जाम्पल्स पर अप्लाई कर रखा है, तो सार तो यही है ना सारा, वही अप्लाई कर करके हम सेम बात निकाल दें। क्लियर बेटा, आगे बात समझ में। अच्छा, अब तुम कैसे पहचानोगे कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? देखो 4 अलग अलग तरीके होते हैं कि जब वो गिवन करते हैं। मैं ना जरा चारों बातें लिख रही हूँ, उसको जरूर नोट करो क्योंकि वो इस नोट्स में नहीं है। ये मिटा दो, ठीक है। देखो एक तो तुम्हें इस तरीके से देगा वो, ठीक है ना। एक देखो बेटा ऐसे इसी रिएक्शन को ही मैं बारी बारी लिख कर दे देती हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर इस तरीके से भी करके दे देगा, यहाँ पर देखो प्लस हीट करके भी लिख देता है वो। अगर डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है तो वो नेगेटिव होगी, प्लस हीट करके लिखा हुआ है तो मतलब इधर हीट निकल रही है, ठीक है बेटा, इधर हीट निकल रही है, तो इस तरीके से भी वो शो कर देता है। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। और अगर मान लो कोई रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा होता, जैसे कि मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि ये इस तरफ है कि नहीं है, बट फिर भी एक मैं एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे इस तरीके से भी करके तुम्हें कई बार दे देते हैं। अब इधर करके देखो प्लस हीट है, इसका मतलब यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट निकल रही है। ये इस तरफ हमारा एक्सोथर्मिक है, तो इस तरफ एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। कॉपी में उसमें ये नहीं लिखोगे तो इस तरफ उस तरफ, वहां फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखेंगे हम, वो पर्टिकुलर टर्म हमारी हमेशा वो रहेगी। क्लियर बेटा, तो इस तरीके से भी हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा कैसा है अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ये हमारा एक्सोथर्मिक है, तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसा होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है, ये एक ही तरीका है। इसका मतलब भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। समझ में आ रही बेटा बात। तो इस तरीके से हमें अलग अलग पहचान होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें मिल सकता है गिवन। क्लियर बेटा। अब थर्ड है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का इफेक्ट अगर हम देखें